पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तक के लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप आपको पता है R C+O OH है। तो इसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, कुछ में ये कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे रिएक्शन होती है और कुछ में इस हाइड्रोकार्बन पोर्शन पे रिएक्शन होती है। यानी पर्टिकुलरली कार्बोक्सिलिक एसिड 3 अलग अलग पार्ट के वजह से अलग अलग रिएक्शन शो करता है। उसमें से एक होती है जहां पर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरी होती है जिसमें ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा, और तीसरी टाइप है इसमें ये आपका हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन पे रिएक्शन। जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ OH, ऐसे रिएक्शन जिनमें ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद मेटल्स एंड अल्कलीज। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम सबको पता है डेफिनेटली ये केमिकली भी एसिडिक नेचर होगा, और कोई कंपाउंड एसिड है या नहीं है ये पता करने के लिए उसके 2 बेसिक टेस्ट होते हैं, एक रिएक्शन विद मेटल और दूसरी रिएक्शन विद बेस। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट हो जाए तो आपको पता है इसका बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आपको पता है कोई कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्ट होने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसिडिक नेचर ऑफ दैट कंपाउंड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है ये कंफर्म करने के लिए उसकी रिएक्शन किसी भी एक्टिव मेटल के साथ, जैसे सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम। अब सोडियम की वैलेंसी 1 है तो इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा। पोटेशियम की वैलेंसी 1 है तो इसके साथ भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा और आपको बनेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो 2 कैल्शियम के साथ आपके कार्बोक्सिलिक एसिड कितने रिएक्ट होने चाहिए? 4 रिएक्ट होने चाहिए। या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक कैल्शियम मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा और आपको बनेगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो शॉर्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट होकर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ये कंफर्म करता है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है ये तो कंफर्म हो गया रिएक्शन विद मेटल यूज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसकी दूसरी टेस्ट होती है रिएक्शन विद बेस। आप सभी को पता है एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बेस के साथ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो डेफिनेटली सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर निकलेगा, यानी सॉल्ट प्लस वाटर, और सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है यानी ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा होती है एसिड प्लस बेस में। तो हम सबको पता है NaOH इज बेस है तो डेफिनेटली ये वाला कंपाउंड आपका एसिड रहेगा। तो ये रिएक्शन भी कंफर्म करती है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एसिडिक नेचर जनरली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नाम में ही है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हमने एग्जांपल कंसीडर किया फॉर्मिक एसिड अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट हो जाए तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H प्लस यहां से रिमूव होगा और उसकी जगह लेगा Na।
यानी हमें मिलेगा सोडियम फॉर्मेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से फॉर्मिक एसिड अगर NaOH के साथ रिएक्ट हो जाए तो यहाँ का H जाएगा, उसके जगह पे आएगा Na और यहाँ का H और ये OH मिलेगा वाटर, यानी यहाँ पर भी मिलेगा सोडियम फॉर्मेट प्लस वाटर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल और बेस के साथ रिएक्शन देता है, ये कंफर्म करता है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिडिक नेचर हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि एसिडिक नेचर या कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर कैसे चेंज होता है। तो जनरली एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो क्या होगा, इसका आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन होगा यानी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि RC डबल बॉन्ड को OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका आयोनाइजेशन हुआ RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस। दूसरी पॉसिबिलिटी है वाटर का आयोनाइजेशन हुआ OH माइनस H प्लस, यानी यहाँ इन दोनों में भी H प्लस है। लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है प्लस हाइड्रोनियम आयन मिलता है, यानी इन दोनों के कंपेयर में H प्लस इजीली कौन रिमूव करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस रिमूव करता है और ये H प्लस वाटर यानी ऑक्सीजन के लोन पेयर एब्सॉर्ब करते हैं, इस वजह से हमें हाइड्रोनियम आयन मिलता है। और हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस दे रहा है और H प्लस दे रहा है मतलब वो एसिडिक है। अब क्या रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के कंपेयर में जल्दी H प्लस देता है। जैसे यहाँ पर OH माइनस बना, इस OH माइनस को स्टेबल करने के लिए कोई नहीं है तो करके ये वापस से H प्लस के साथ कंबाइन होगा और इसका कन्वर्जन वाटर में होगा। लेकिन जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है प्लस H प्लस बन रहा है, ये कार्बोक्सिलेट आयन जैसे RC डबल बॉन्ड O माइनस क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, बनेगा RCO माइनस और इस कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आएगा। यानी जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है वो इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से स्टेबल रहता है और ये जितना स्टेबल रहेगा उतने ज्यादा टाइम के लिए H प्लस अवेलेबल रहेगा और जितने ज्यादा टाइम के लिए H प्लस अवेलेबल रहेगा वो कंपाउंड उतना एसिडिक होगा। तो ये H प्लस कितने देर तक अवेलेबल है ये डिपेंड करता है, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन या दूसरा ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना वीक है। यानी एसिडिक नेचर पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हमें पढ़ना है और ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे MCQ आ सकते हैं कि अलग अलग एसिड में कंपैरिजन करो कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक। तो इसको समझते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाए उनका इफेक्ट क्या होता है। ऐसे यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जैसे मैंने सिंपल लिखा, ये आपका कार्बन है, ये आपका C डबल बॉन्ड O H। सपोज ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के दो इलेक्ट्रॉन सेंटर में, सपोज ये होते नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके तरफ रहेंगे। अगर मैं इस कार्बन पे, जिसे हम अल्फा कार्बन कह सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ चले गए तो डेफिनेटली इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी उसके तरफ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए तो इसका असर गिरेगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पर और इसका असर गिरेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पर। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जोड़ दो
तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ज्यादा करीब रहेंगे, और ये दो इलेक्ट्रॉन जितने ऑक्सीजन के ज्यादा करीब रहेंगे उतना इसमें से H+ इजीली निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के नजदीक है, हाइड्रोजन से दूर है। ये हाइड्रोजन इजीली दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और H+ के फॉर्म में निकलेगा। यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ता हूं तो H+ का निकलना और फिजिबल होता है, इजी होता है, और जितना इजी H+ का निकलना रहेगा उतना इसकी एसिडिक नेचर बढ़ेगा। यानी मैं शॉर्ट में कह सकता हूं द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है क्या, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनका इफेक्ट क्या होता है ये तो हम समझ चुके हैं, इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कंपेयर किया, सिंपल एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड हमें पता है ये आपका एसिटिक एसिड है, C+O एसिटिक एसिड है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लोरो एसिटिक एसिड लिया, क्लोरो एसिटिक एसिड लिया। अब इन दोनों में ये H है, ना इलेक्ट्रॉन खींचता है ना इलेक्ट्रॉन देता है, तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के नजदीक जाएंगे और H+ इजीली निकलेगा। यानी क्लोरो एसिटिक एसिड और सिंपल एसिटिक एसिड में इस क्लोरीन के -I इफेक्ट के वजह से या इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से क्लोरो एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन फास्ट होगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। इस वजह से क्लोरो एसिटिक एसिड मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू सिंपल एसिटिक एसिड। अब अगर बात करूं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है और आपका एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। अब बात करूं तो ये CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये H ना तो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ना विड्रॉ करेगा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के नजदीक कब रहेंगे, इन द केस ऑफ फॉर्मिक एसिड। यानी कह सकता हूं फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, राइट। अब और डिटेल में जाएं, सपोज मैंने 3 एग्जांपल लिए, एक है आपका मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, दूसरा है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, तीसरा है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या होगा, यहाँ पर एक क्लोरॉन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन कुछ हद तक ऑक्सीजन की तरफ आएंगे। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के नजदीक आएंगे। अगर मैं 3 क्लोरीन जोड़ दूं तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ऑक्सीजन के नजदीक आएंगे, तो इजीली H+ कहां से निकलेगा, क्योंकि 3 क्लोरीन की ताकत ज्यादा है, तो यहाँ से H+ इजीली निकलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बहुत करीब रहेंगे एज कंपेयर टू डाइक्लोरो, एज कंपेयर टू मोनोक्लोरो। यानी जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे उतना एसिडिक नेचर बढ़ेगा। यानी मैं शॉर्ट में कह सकता हूं एसिडिक नेचर is directly proportional to number of electron withdrawing group। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे उतना एसिडिक नेचर बढ़ेगा। अब बात करते हैं अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे फ्लोरो एसिटिक एसिड है, क्लोरो एसिटिक एसिड है, ब्रोमो एसिटिक एसिड है और आयोडो एसिटिक एसिड है। तीनों में एक एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन हम सबको पता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। यानी क्लोरीन की ताकत इलेक्ट्रॉन खींचने की क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा है,
तो जितनी ताकत ज्यादा रहेगी उतने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के नजदीक आएंगे और वो कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक बनेगा। यानी फ्लोरो एसिडिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा एज कंपेयर टू क्लोरो एसिटिक एसिड। उसके बाद आएगा ब्रोमो एसिटिक एसिड, उसके बाद आएगा आयोडो एसिटिक एसिड और इससे भी कम आएगा आपका सिंपल एसिटिक एसिड। यानी एसिडिक नेचर वेरी होता है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ ग्रुप। जैसे फ्लोरीन मोर एसिडिक, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो फ्लोरो एसिटिक एसिड मोर एसिडिक रहेगा। अब अगर देखूं मैं कि तीन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेम है लेकिन उनकी पोजीशन अलग है। ऐसे बात करूं, ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन। यहाँ गामा पे क्लोरीन है, दूसरे केस में बीटा पे क्लोरीन है, तीसरे केस में अल्फा पे क्लोरीन है। ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। लेकिन हम सोच रहे हैं इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से अल्फा का क्लोरीन नजदीक है, यानी इस क्लोरीन का इफेक्ट इस OH के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गामा के क्लोरीन से। यानी यहाँ पर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी मैटर करती है। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन के नजदीक रहेगा उतना वो कंपाउंड मोर एसिडिक रहेगा। यानी अल्फा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बीटा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड और बीटा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड मोर एसिडिक रहेगा एज कंपेयर टू गामा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड। अब अगर बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमें पता है कौन कौन से होते हैं। अल्किल ग्रुप जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इट में बी CH3, इट में बी C2H5 या कोई भी अल्किल ग्रुप। क्या करेंगे अल्किल ग्रुप, सपोज ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन पुश हो गए तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी पुश होंगे, फिर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन पुश होंगे और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से दूर जाएंगे। ऑक्सीजन से दूर जाएंगे मतलब H+ इजीली नहीं निकलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है क्या, एसिडिक प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है। अब एग्जांपल अगर ले लूं तो आपका फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और प्रोपेनोइक एसिड है। ये H+ है या H है, ना इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के करीब जाएंगे। यहाँ एक इथिल ग्रुप है तो डेफिनेटली इस इथिल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर मिथिल ग्रुप से ज्यादा रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के नजदीक जाएंगे। यानी सबसे ज्यादा एसिटिक रहेगा आपका फॉर्मिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड और उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अलग अलग असर होता है एसिडिक नेचर में। अब अगर बात करें एरोमेटिक, यहाँ पर भी सेम होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। सेम टेक्निक है। कुछ एग्जांपल की अगर बात करें, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है तो ये नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहां से इलेक्ट्रॉन इसने खींचा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ज्यादा करीब आएंगे। मिथॉक्सी ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो वो मोर एसिडिक रहेगा। कोई ग्रुप नहीं है तो वो आपका मिडल में रहेगा और इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो आपका सबसे लेस एसिडिक रहेगा।
इस तरह से एलिफैटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप का अलग अलग असर होता है। अब अगर सिंपल सी बात करूं, एक लास्ट कंपैरिजन करूं एलिफैटिक और एरोमेटिक, जैसे कंपेयर किया, एसिटिक एसिड है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन मोर एसिडिक रहेगा? CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मोर एसिडिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला, लेस एसिडिक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये हो गया एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपको इस पे में फोकस करना है क्योंकि इस पे MCQs आते हैं, राइट। ये हो गया आपका एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए